टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, हम्म, यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हम प्राइस को रीड करते हैं। ये जो प्राइस चल रहा होता है ना चार्ट पर हमारे, उस प्राइस को रीड कर कर हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं या गेस्टिमेट करते हैं। फ्यूचर का जो प्राइस है ना, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस साइड का मूव आएगा। उसको हम एस्टिमेट गेस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो प्राइस यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, हम पिछला जो चार्ट होता है ना उसको पढ़कर उसका एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जिस तरह से अगर इंग्लिश सीखनी हो, इंग्लिश सीखने के लिए आपको एबीसीडी आना जरूरी है ना मार्केट के अंदर। मतलब बिल्कुल। आपको बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ए से जेड तक एबीसीडी सिखाते हैं। अगर आपको एबीसीडी नहीं आएगी तो क्या आप कभी इंग्लिश सीख सकते हो? नहीं सीख सकते ना। ठीक इसी तरह है, जब तक आपको ये प्राइस रीड करना नहीं आएगा ना, जो ये कैंडल्स बनती हैं, इन कैंडल्स का प्राइस रीड करना नहीं आएगा, तो हम मार्केट की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। इसी प्राइस को रीड कर कर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो प्राइस रीड करते हैं, इसका इसको किसने बनाया? डाउ। तो सबसे पहले जो है मैं ना, हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज द हु इज द फाउंडर। थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या कहती है। हु इज द फाउंडर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन। जो प्राइस मूव कर रहा है ना, ये प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता है, उसका फाउंडर कौन है? डाउ सर थे। जो थे ना डाउ सर, ये इनका जो जन्म हुआ था, डाउ सर का जन्म हुआ था, बहुत पहले जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे ना वो फार्मर थे। डाउ सर के जो फादर थे वो फार्मर थे। वो डाउ सर क्या थे? एक जर्नलिस्ट, खुद एक जर्नलिस्ट थे। वो इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर आता था, उसके अंदर टिकर लिखते थे। टिकर का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये न्यूज़पेपर है ना, उसका एक कॉलम होता था छोटा सा, उसे हम टिकर बोलते थे। और वो ना किस पर लिखते थे, उनका जो सब्जेक्ट था ना वो बिजनेस था। मतलब कि वो किसी ना किसी कंपनी पर रिसर्च करते थे और उन कंपनियों में रिसर्च कर करके ना उसके ऊपर टिकर लिखा करते। तो ये जो टिकर था ना, इनको लिख लिख के उन्होंने 30 साल तक ये काम किया। उन्होंने हर कंपनी को एनालाइज किया, रिसर्च किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने ना कई सारी थ्योरीज दी। और फिर एक बार एक एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो उनकी बुक्स थी ना, उनको पढ़कर उनके जो आगे वाली जनरेशन थी, उन्होंने ना प्रिंसिपल्स निकाले, 9 प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी निकाला। पूरा मार्केट इसके ऊपर बेस्ड था। पूरा मार्केट इनके ऊपर चलता है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है ना, समय चेंज होता है। जैसे पहले हम मैनुअली काम करते थे, अब एआई हमारे लिए काम करते हैं। तो इनमें से जो 3 प्रिंसिपल है ना, अब वो वैलिड नहीं रहे। सिर्फ 6 प्रिंसिपल वैलिड है। हमें कोई किसी भी प्रकार का पीएचडी का एग्जाम नहीं देना, ये कोर्स करके हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है, ट्रेडिंग करनी है, हमें अपने आप को ट्रेडिंग के लायक बनाना है। तो इसके लिए हमें कोई नो के नो प्रिंसिपल जो थे ना वो याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना हमें। जो 3 प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करते उनको तो पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो 6 प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है, अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक आप परचेज करने के लिए सोच रहे हो, आपके दिमाग में भी आया है ना, मान लो सपोज आप आईआरसीटीसी रेलवे का स्टॉक है, आप इसके अंदर परचेज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक, ऐसा थोड़ी है कि आपके मन में आया और आप खरीद के बैठ गए। फिर ऐसा काम तो किसी से भी टिप ले लो या कुछ भी खरीद लो, बिना पढ़े ले लो। लेकिन आज आप पढ़ रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आप मेरे से सीखने आए हो यहाँ पर, ताकि आप इस कोर्स के बेसिस पर खुद के एनालिसिस के करो और उसके बेसिस पर आप स्टॉक सिलेक्ट कर सको। तो आपको क्या है ना, आईआरसीटीसी का स्टॉक देखने देखते ही आपको जो सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है ना, मतलब किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले जो बेसिक होता है, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी याद करनी है, ये वो 6 प्रिंसिपल हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको एक फाउंडेशन बताई है कि अभी हम करने क्या वाले हैं। मान लो कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करने वाले हो, किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करने के लिए आपके पास एक चेकलिस्ट होगी कुछ पॉइंट्स की। ठीक है, आपके ये सारे रूल्स है ना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, ये सारे सेटिस्फाइड होंगे ना, तो आप इस आईआरसीटीसी के स्टॉक के अंदर एंटर कर जाओ। उसकी जो पहली सीढ़ी है ना, वो है डाओ थ्योरी के 6 प्रिंसिपल। डाओ थ्योरी के 6 प्रिंसिपल। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया होगा कि अभी हम करने क्या वाले हैं। हमारी जो चेकलिस्ट होगी किसी भी स्टॉक में, किसी भी चीज में एंटर करने से पहले, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको हमें देखना है, उसको सीख रहे हैं अभी हम। उसके लिए हमें सीखनी है डाउ थ्योरी के 6 प्रिंसिपल। अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, फेजेस ऑफ मार्केट।
फेजेस ऑफ मार्केट क्या होता है, इसको इसके आपको इसका स्ट्रक्चर को समझो। कोई भी एक डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड का मतलब है मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि प्राइस नीचे ही जाता रहेगा, कभी मतलब जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता ना। अभी डाउन ट्रेंड है, हम्म, कभी वो ऊपर भी जाएगा ना। तो कभी जब वो डाउन ट्रेंड रुक जाएगा, प्राइस नीचे जाना रुक जाएगा, कुछ देर के लिए प्राइस यहाँ पर रुकेगा। जब कुछ देर के लिए प्राइस रुकेगा और इस रुकने के बाद ये जो एरिया है, यहां से रुकने के बाद प्राइस को अगर ऊपर की तरफ जाना है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन एरिया। एक्यूमुलेशन एरिया। इसे एक्यूमुलेशन एरिया क्यों बोलते हैं? इसे एक्यूमुलेशन एरिया इसलिए बोलते हैं, यहां पर इन्वेस्ट करता है वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर कौन होता है? FIIs, DIIs, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक, म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये वो लोग होते हैं। जब जब हम रिटेलर है ना, आप और मैं क्या है, रिटेलर। हम लोगों को जब इस स्टॉक के अंदर विश्वास नहीं होता ना, हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डाउन ट्रेंड देख चुका होता है ना। तो हम लोगों को, रिटेलर को, ये विश्वास नहीं होता कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर भी उठ सकता है। इस फेज के अंदर इंस्टीट्यूशंस, FIIs, DIIs बाय करते हैं। ठीक है, जब ये फेज, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, कभी भी एक सिंगल क्वांटिटी में एंटर नहीं करते। जैसे हम लोग क्या है, 100 शेयर ले लेंगे, आज ले लिया, बस बात खत्म। इतना ही पैसा है, इतना ही स्टॉक, इतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। ये लोग लाखों में लेते हैं। फंड हाउसेस, इन इन लोगों के पास करोड़ों का पैसा होता है, PMS वाले। ठीक है, इनके पास करोड़ों का पैसा होता है, तो इन्हें ना ये सारा का सारा ना फंड ना ऐसे, थोड़ा यहाँ बाय करेंगे, थोड़ा यहाँ बाय करेंगे, थोड़ा यहाँ बाय करेंगे, थोड़ा यहाँ बाय करेंगे, थोड़ा यहाँ बाय करेंगे। जब इसके बाद उनकी बाइंग कंप्लीट हो जाती है और रिटेलर्स भी इस लोगों को थोड़ा स्टॉक के बारे में पता चलने लगता है, उन्हें लगता है कि ये कंपनी अब अच्छा कर सकती है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है। और फिर उसके बाद एक रैली आती है अपसाइड की तरफ। इसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन फेज। पार्टिसिपेशन फेज। पार्टिसिपेशन फेज वो होता है जिसके अंदर हम रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट आता है, हम चार्ट पैटर्न देख रहे होते हैं, कैंडलस्टिक देख रहे होते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि इस कंसोलिडेशन को ब्रेक हुआ है, किया है, कुछ इंफॉर्मेशन भी बाहर आने लगती हैं। ठीक है, इस रैली में इन्वेस्ट करता है पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद जब आपका धोबी वाला, आपकी सब्जी वाला, या आपको कोई भी, आप नाई के गए, आपको वो बताने लगे ना, कहने लगे टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, तो वो टाइम होता है ये वाला, जब वापस से स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, इस फेज को बोलते हैं। जब ये तो हुआ हमारा एक्यूमुलेशन फेज, ये हुआ हमारा पार्टिसिपेशन फेज, और ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज कौन सा हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो हुआ जिसके अंदर हर कोई आपको आके सलाह देने लगे ना कि टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर ले, टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर लो, टाटा मोटर में। मतलब अब यहां से जो ये जिन लोगों ने, वैल्यू इन्वेस्टर ने इस फेज में इन्वेस्ट किया था ना, एक्यूमुलेशन फेज में, वो यहां पर निकल जाएंगे इस फेज के अंदर। क्योंकि कोई जिसने यहां पर इन्वेस्ट किया है, वो इतनी रैली के बाद कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना। और इसके अंदर ट्रैप होता है रिटेलर। हर किसी के पास न्यूज आने लगती है कि इसको इन्वेस्ट कर लो, इस स्टॉक इतना चढ़ चुका होता है। अब लोग यहाँ फंस जाते हैं, कोई यहाँ बाय करता है, कोई यहाँ बाय करता है, कोई यहाँ बाय करता है, और इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बेच रहे होते हैं ऐसे करके, और इसके बाद नीचे की तरफ प्राइस चला जाता है। मैं वापस से आपको साफ सा बना के दिखाती हूँ। किसी भी डाउन ट्रेंड के एंड में स्टार्ट होता है आपका एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन, जहां पर इकट्ठा, एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना। थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना। यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करता है? वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद प्राइस का यहाँ से ब्रेकआउट आके पार्टिसिपेशन, प्राइस एकदम से ऊपर जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्टिसिपेशन फेज। पार्टिसिपेशन फेज। फिर उसके बाद प्राइस रुक जाता है। और अगर यहाँ पर रेड वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, रेड रेड कलर की कैंडल्स बन रही हैं बड़ी बड़ी, इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। यहाँ से जो यहाँ पर जिन्होंने, यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टर ने यहाँ इन्वेस्ट किया था, वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा था ना, सेम थोड़ा थोड़ा करके वो बेचेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये वो स्टेज होता है जब हर कोई आपको सलाह दे रहा हो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, तो ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद आता है वापस से एक डाउन ट्रेंड। इसे जब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना प्राइस, इसे पार्टिसिपेशन फेज बोलते हैं, और जब नीचे की तरफ आ रहा होता है, इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज। फेज 3 रहेंगे एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो पार्टिसिपेशन बोल देंगे, और जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो प्राइस डिक्लाइन फेज बोल देंगे। सर समझ में आया ये आपको कंसेप्ट? जी जी, समझ में आ गया। सर ये ना जो मैं अभी आपको पढ़ाया है ना, ये पूरी मार्केट का बेस है।
आप कभी भी किसी भी चार्ट को देखोगे ना, पूरा मार्केट इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब हम रेंडमली किसी भी चार्ट को ओपन कर लेते हैं, आपको ना सर जो पार्टिसिपेट ये वाले फेजेस है ना, कभी भी इनके बारे में जानना हो ना, तो इसके लिए आप हमेशा टाइम फ्रेम जो यूज करोगे ना, वो वीकली और मंथली करोगे। ठीक है, ठीक वीकली या ठीक मंथली टाइम फ्रेम यूज करोगे। अब आप देखो सर, यहाँ पे प्राइस रुका हुआ था। ठीक। ठीक है, प्राइस रुका हुआ था, उसके बाद जब ये यहाँ से ब्रेकआउट का मतलब एक लेवल को तोड़ना। जब प्राइस रुका हुआ है ना, इट मीन्स एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज और इस रेंज के बीच में प्राइस घूम रहा है। ठीक है, जब इसको करेगा ना तो एकदम रैली आई है, क्योंकि इस रेंज को ब्रेक किया है। ये आपका क्या था, पार्टिसिपेशन फेज में। फिर उसके बाद ये क्या था आपका, ये आपका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे ये कई, ये हो सकता है एक साल का भी चार्ट हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहां से, मतलब प्राइस रुक गया बहुत दिन के लिए, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, कितना प्राइस का मूव कर जाए, मतलब जो प्राइस आपका 700 800 पे चल रहा था, 400 तक आ गया नीचे। तो ये आपका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ। फिर प्राइस कुछ टाइम के लिए यहाँ रुकेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर ये जो मार्केट है ना, ये इसी तरह चलता है, इसी तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहता है। अभी ये हम क्यों समझ रहे हैं, आप कहोगे कि भाई ठीक है चल रहा है, चलने दो, हमें क्या, हम तो स्कैल्पर है या कुछ भी है। मान लो सर आपको ना इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, इस स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपने ना अपना बेस्ट, आपने यहाँ पर अपना बेस्ट लगा दिया सर, इधर बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस लगाया, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट आया और आपने यहाँ ले लिया। लेकिन उसके बाद सर प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, आपने ये तो देखा ही नहीं ना सर कि उसका फेज कौन सा चल रहा है, ये डिक्लाइन फेज चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। आप आप मार्केट के अगेंस्ट कैसे चल सकते हो, आप ऊपर की तरफ प्राइस के लिए बाय किया है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको फेजेस, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना मार्केट का फेज कौन सा चल रहा है। आपको हमेशा वीकली और मंथली पर खोलकर पूरे चार्ट को देखना है और समझना है कि प्राइस चल कैसा रहा है इस टाइम, कौन सा कोई फेज चल रहा है क्या, कहीं मैं किसी गलत फेज में। अभी प्राइस देखो इतने टाइम से सर, इस स्टॉक में कोई भी स्टॉक हो, ये आईएफएससी का स्टॉक है, इतने टाइम से यहाँ पे है, ये मंथली है सर, हर कैंडल मंथली है। मतलब कितने महीनों से, कितने ज्यादा महीनों से ये स्टॉक सिर्फ इस प्राइस के अंदर घूम रहा है। जब तक ये अपर रेंज और ये लोअर रेंज में से किसी भी एक साइड का ब्रेकआउट नहीं आएगा ना सर, कितना भी पैसा लगा लो, कमा ही नहीं सकते, क्योंकि एक रेंज के बीच में पैसा घूम रहा है। ठीक। आपको या तो ऊपर की साइड जा रहा होगा तब लेना है, या नीचे की साइड जा रहा है तब लेना है। अगर यहाँ पर भी लेना है तो आप या तो यहाँ बाय करोगे तो ये रैली कैप्चर करोगे, और यहाँ लोगे तो ये रैली कैप्चर करोगे, यहाँ लोगे तो ये रैली कैप्चर करोगे, क्योंकि एक रेंज के बीच में घूम रहा है ना। आपको, आप इसमें लोन करने चले हो, आपको ऊपर के लिए आपको लगता है कि ये 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा स्ट्रोक। ठीक है, आप गलत नहीं हो, होगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट किया है 3 हफ्तों के लिए। लेकिन सर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रहा है ना, या एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है, आपको क्या पता। जब अभी तो ये किसी ट्रेंड में ही नहीं है ना, ऊपर वाले ट्रेंड में ही नहीं है, तो आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर दोगे। तो इसीलिए हमें फेजेस ऑफ मार्केट हमेशा पता होना चाहिए। हमेशा आप चार्ट को वीकली पे मंथली पे आप खोल के चेक करोगे कि कौन सा फेज चल रहा है मार्केट में। सिर्फ है ना, जो अभी फेजेस ऑफ मार्केट है ना, मतलब आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये वाला स्टॉक है जी जी। ABDL। ठीक है, ठीक है। आपको इसमें ठीक। इन्वेस्ट करने के लिए मान लो, चलो इसका एग्जांपल छोड़ते हैं, रेलवे स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स के बारे में आप मार्केट में हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, रेलवे स्टॉक इस टाइम अप है या डाउन है सर। बस उधर मैंने ध्यान नहीं दिया स्टॉक पर। रेलवे सर, मैं- रेलवे स्टॉक देखो सर, मैं आपको चार्ट खोल रही हूँ, ये सारे रेलवे स्टॉक लगे हुए हैं यहाँ पर। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान करना, नीचे की तरफ, जी जी, अभी नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ कौन कौन, टेक्स मैको रेल नीचे की तरफ, जी जी। IRFC नीचे की तरफ, RVNL जी नीचे की तरफ, IRCTC बिल्कुल। नीचे की तरफ, पूरा सेक्टर नीचे की तरफ है सर। ठीक है, बिल्कुल। मान लो कि आपको लगा था यहाँ पर भी, आपको ऑलरेडी आता है, और आपने यहाँ पर ना कुछ ऐसा सिस्टम, मतलब अच्छा सा आपको यहाँ ब्रेकआउट मिला था इधर, ये, और आपने सर यहाँ जी पर इन्वेस्ट कर लिया इस स्टॉक में, ये जो ग्रीन कैंडल है ना जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम। जी 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 ठीक जी। है, आपने यहाँ किस लिए इन्वेस्ट किया था सर, ऊपर जाने के लिए। लेकिन सर अच्छा। प्राइस गया है क्या ऊपर, नहीं गए। क्यों नहीं गया सर, क्योंकि जो पूरा सेक्टर है ना, पूरा सेक्टर, उसका फेज जी। कैसा है, पूरे सेक्टर का फेज इस टाइम कैसा है सर, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में है ना। तो जी जी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर किसी भी
आपको रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो भी उसकी मेजर मेजर चार पांच अच्छी कंपनियां होंगी ना, उनको आप फटाफट से हम्म, सर चार्ट खोल के देखो वीकली पे या मंथली पे, कि भाई आप तो ऊपर जाने के लिए ले रहे हो, पूरा सेक्टर आपको सपोर्ट हम्म, कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिर्फ ये इस चीज के लिए, मतलब आप किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए सोच रहे हो, आपने रेलवे के आरवीएनएल में इन्वेस्ट करना था इस स्टॉक के अंदर, उससे पहले आप रेलवे स्टॉक का ट्रेंड तो देखो कि वो एक्यूमुलेशन फेज में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रहा है, या पार्टिसिपेशन फेज में चल रहा है, या नीचे डिक्लाइन फेज में चल रहा है, नीचे की साइड चल रहा है। अब आप बेशक कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना सर, आपको कोई अच्छा पैटर्न मिल गया, मान लो ये कप बन, ये छोटा सा वो अपना राउंडिंग बॉटम बना, ये ब्रेकआउट पे आपने ले लिया, क्या आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा? नहीं रहेगा सर, क्योंकि पूरा सेक्टर हम्म, डाउन है ना। जी। तो हमें किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले उस सेक्टर को देखना चाहिए, उस वो स्टॉक जिस सेक्टर का है ना, उस सेक्टर को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। उसके जो तीन चार स्टॉक है ना सर, वो भी देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मुझे रेलवे के किसी भी स्टॉक में घुसना भी है कि नहीं घुसना। ये सिर्फ इसलिए है देखने, बस दैट्स इट। हम्म, इसके अलावा हमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, बहुत सारे, वो जब सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे तो सबको मिला के आप अपना एनालाइज करोगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे। ये हमारा फर्स्ट हम्म, स्टेप है, जिसके अंदर सबसे पहले आप सेक्टर एनालाइज करोगे। मतलब कि जिस भी सेक्टर का वो स्टॉक होगा, रेलवे का तो रेलवे का, आईटी का तो पूरा आईटी सेक्टर नीचे जा रहा है सर, और आपको ना एक स्टॉक पा गया उसके अंदर, आईटी का कोई एक स्टॉक है, वो आपको मिल गया, और आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा पैटर्न बना है, इसमें कोई कैंडल बन गई या कोई चार्ट पैटर्न बन गया, और ये अब ऊपर, सर पूरा सेक्टर नीचे है, तो क्या वो आपका एक एक स्टॉक आपको सपोर्ट कर सकता है? नहीं करोगे। यस, बस यही समझने के लिए सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले उस सेक्टर को देखना है, उस सेक्टर को समझना है कि राइट सेक्टर में चूज कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा इस टाइम। बिल्कुल। अभी इसी तरह सर आपने आरवीएनएल में इन्वेस्ट करना होता, मान लो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हर के अंदर एक टाइप की ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आप देखो तो जी नीचे की जी तरफ जा रहा है ना, तो मान लो अगर आपको जी। आता होता, तो आप ना ऐसे देखते कि यहाँ से तो ये ब्रेक, प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया। सेम इसी तरह से चार स्टॉक आपको ये बता रहे होते ना प्राइस ऊपर जा रहा है, आप भागकर इस हम्म, सेक्टर में इन्वेस्ट करो सर, पैसा बनेगा ना। ठीक ठीक ठीक। समझ में आई सर बात? समझ गया बिल्कुल। सर आप लेक्चर को सुनना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइम आप मेरे से पूछ सकते हो, और संडे को आप कनेक्ट करके जितनी भी प्रॉब्लम्स हो ना आप मेरे से ले सकते हो।